नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की चैप्टर टू जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। कैसे होती है कि व्यापार किया और व्यापार करते करते कंपनी ने अपना सत्ता स्थापित कर लिया। किस प्रकार सत्ता स्थापित किया, आज हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मुग़ल बादशाह जो थे औरंगज़ेब के आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हुए तो मुग़ल के जितने भी सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे थे। औरंगज़ेब की मृत्यु कब हो गई थी? 1707 में। जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो जितने भी मुग़ल के जो भी सूबेदार थे, ज़मींदार थे, सब अपने अपने ताकत दिखाने लगे थे। कहने का मतलब है कि सब राजा बनना चाहते थे। सब सोचते थे कि हाँ, मैं राजा बनूँ तो मैं राजा बनूँ। और जैसे जैसे विभिन्न भागों ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें और सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। मतलब जो ताकतवर केंद्र में दिल्ली माना जाता था, अब वो नहीं रह सके। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? क्योंकि अब ये सब आपस में ताकतवर बनने की होड़ कर रहे थे, सब आपस में ताकतवर बनना चाहते थे। सबसे बड़ा रीज़न पहला तो ये हो गया। उसके बाद कंपनी धीरे धीरे जा कर के अब पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आए, फिर उसके बाद क्या हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनी भारत में आए और बिजनेस करने के मतलब से आए और व्यापार करते धीरे धीरे पूरे भारत को कब्जे में ले लिया। कैसे कब्जे में ले लिया था? तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी का नाम था एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर हासिल कर लिया। मतलब इजाज़तनामा ले लिया। इजाज़तनामा मतलब कि भैया मुझे इजाज़त दे दो, हम व्यापार करना चाहते हैं, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। अब 1600 ईस्वी में क्या किया? इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उससे इजाज़तनामा ले लिया। इजाज़तनामा ले करके क्या लिया? इजाज़तनामा कि मुझे पूरब से व्यापार करने की इजाज़त दे दो। उसको मिल भी गया इजाज़त। और जब इजाज़त मिली तो इस इजाज़तनामा का मतलब क्या था कि इंग्लैंड का कोई भी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात था कि भैया ये जो इजाज़तनामा ले रहा हूँ, इंग्लैंड की कोई भी कंपनी अगर मैं स्थापित करूँगा तो मेरे कंपनी की बराबरी नहीं कर सकती है। सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाके खंगाल सकती थी, नए इलाके ढूंढ सकती थी चार्टर के सहारे, और वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। मतलब ये क्या करते कि समुद्र पार जाकर नए इलाके ढूंढते, फिर वहाँ पे सस्ती कीमत पे कोई भी सामान खरीदते और ऊंची कीमत पर यूरोप के बाज़ार में जाके बेच देते। सबसे मेन एजेंडा इनका ये था, ठीक है। कंपनी दूसरी अंग्रेजी व्यापारी कंपनी की प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था इसके पास, किसी तरह का कोई भय नहीं था इसके पास। इसने फिर से क्या किया? कंपनी ने दोबारा ये जो शाही दस्तावेज थे, दूसरे यूरोप के बाजार ताकतों को पूरब बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। ये ऐसा शाही दस्तावेज था। जैसे ही जब इंग्लैंड की जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होकर चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, जब तक ये इंग्लैंड के जो जहाज़ थे अफ्रीकी पश्चिमी तट से केप ऑफ गुड होकर के जब तक में ये पार करते, उतने में तब तक में पुर्तगाली ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। मतलब इससे पहले पुर्तगाली पहुँच गए। उस पुर्तगाली का क्या नाम था? उसका नाम था वास्को द गामा। ये सबसे पहले 1498 में भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। भारत का खोज नहीं किया था, भारत के समुद्री मार्ग का मतलब रास्ते का पता लगा लिया था कि भारत तक कैसे पहुंचा जा सकता है और हम वहां से व्यापार कैसे कर सकते हैं। सबसे इसके लिए ये पॉइंट मिल गया इसको कि हम भारत तक पहुंचने का हमको रास्ता मिल गया भैया, अब हम व्यापार आसानी से कर सकते हैं। तो ये कब व्यापारी पहुंचे थे पुर्तगाली, मतलब वास्को द गामा? 1498। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान देना। और उस पुर्तगाली का नाम क्या था जो सबसे पहले समुद्री रास्ते का खोज किया था? वास्को द गामा नाम था उसका, ठीक है। इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्या नाम था उसका? वास्को द गामा, ठीक है। इसने कब आया था? 1498 में, ठीक है। 1498 में आया था। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? अब ये समस्या थी
समस्या थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी, सबको एक ही जैसे चीज़ें खरीदना चाहती थी। क्या था, यूरोप के बाज़ार में भारत के बने सबसे ज़्यादा बारीक सूती कपड़े, रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा भी मतलब एक तो क्या कहते हैं, बारीक से सूती कपड़े और रेशम की भी मांग थी यूरोप के बाज़ार में। उसके अलावा जो मांग थी काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी भी ज़बरदस्त मांग थी वहाँ पे। ये सब सबसे ज़्यादा मांग थी इसमें। अब ये लोग चाह रहे थे कि यहाँ से हम सस्ते कीमत पे ख़रीद लें और यूरोप के बाज़ार में जा कर के महंगे कीमत पे बेचें। और हुआ भी ऐसे। यहाँ से वास्को द गामा जो थे, जितने भी ये काली मिर्च वगैरह थे, वो सस्ते कीमत पे यहाँ से ख़रीद के और जो यूरोप के बाज़ार थे वहाँ जा कर के कई गुने कीमत पे उनको वहाँ बेच दिए। अब इसके देखे देखे में अब ऐसा हो गया कि भैया लड़ाइयाँ की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई, क्योंकि और भी कंपनी फिर इसको देख करके आना शुरू हो गई धीरे धीरे कि भैया हम भी अब कंपनी स्थापित करेंगे अपना। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या हुआ, कंपनी स्थापित करेंगे। किस प्रकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू करती है और वहीं से ये अपना सत्ता बढ़ाना धीरे धीरे शुरू कर देती है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई थी? हुगली नदी के किनारे 1651 में शुरू हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई थी? 1651 में हुगली नदी के किनारे स्टार्ट हुई थी। कंपनी के व्यापारी यहाँ से ही अपना काम चलाते थे। यहाँ से कंपनी के जितने भी व्यापारी थे भैया सारे के सारे यहीं से काम चलाते थे अपना। उस समय पे व्यापारी, उस ज़माने में व्यापारी को फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। किसको? व्यापारी को। उस ज़माने में व्यापारी को वहाँ पे उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। और फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। फैक्ट्री में क्या था? वेयर हाउस था जहाँ पे निर्यात होने वाली सामान को क्या किया जाता था? जमा किया जाता था। निर्यात कहने का मतलब, आयात का मतलब होता है लेना और निर्यात का मतलब होता है देना। मतलब इस सामान को दूसरी जगह अगर हमको बेचना हो, देना हो तो उसको निर्यात कहते हैं। और ये वेयर हाउस में एक जगह इकट्ठा कर लेते थे सामान बहुत सारा, फिर जब इनको निर्यात करना होता था तो वहीं इसी वेयर हाउस से सारे सामान सप्लाई होते हैं। सपोज़ करो आप एक शॉप खोले हो और शॉप के लिए गोदाम रखते हैं ना हम लोग, जैसे, या वेयर हाउस रखते हैं, उसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े माल होते हैं उसमें रखे जाते हैं। फिर जब कभी होलसेल रेट पे या ऐसे बेचना होता है फिर हम गोदाम से माल उठा के लाते। वैसे एक वेयर हाउस कंपनी बने थे। इसी कंपनी में उनके अफसर लोग बैठा करते थे। कंपनी के अंदर जो थे अफसर बैठा करते थे। सिंपल सी बात है भैया, वहाँ ऑफिस भी होंगे, जब कंपनी है तो ऑफिस भी होंगे, दफ्तर भी होंगे, तो वहाँ कंपनी के जितने अफसर वगैरह थे वो सारे बैठा करते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागर व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित कर दिया। बोला भैया व्यापार जैसे जैसे बस ज़्यादा फैलने लगा तो इसने क्या किया, जितने भी व्यापारी थे, सौदागर थे, जो भी थे, उनको बोला कि आओ भैया फैक्ट्री के आसपास आकर बस जाओ, क्योंकि उससे कंपनी को फ़ायदा था। ये व्यापारी यहाँ पे बसते, यहाँ से सामान लेते और जाके दूसरे बाज़ार में जाके इसको सप्लाई करते, तो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता है इससे। ठीक है। फिर 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। देखो इसकी चालाकी यहीं से शुरू हो गई अंग्रेज़ों की। देखो इन्होंने अब क्या किया, एक तो इसको कंपनी मतलब अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर लिया, पहली बात तो चलो ठीक है कंपनी। अब ये 1696 में जाके अपनी किला भी बनवाने लग गया। एक तो ये बात होगी भैया। वो इसके बाद 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की ज़मींदारी भी खरीद ली। अब इसने क्या किया, जो भी मुग़ल अफसर थे, मतलब मुग़ल के जो भी ऑफिसर वगैरह थे, उनको इन्होंने रिश्वत दिया। और रिश्वत तो समझते भैया, घूस दिया। फिर घूस देने के बाद, रिश्वत देने के बाद 3 गांव की ज़मींदारी इसने, कंपनी ने अपने नाम कर लिया। ठीक है। अब इनमें से एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसको कोलकाता कहा जाता है। अब इस टाइम पे क्या कहा जाता है? कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की फरमान जारी कर दें। कंपनी ने इस बात के लिए मुग़ल बादशाह को तैयार कर लिया कि देखो हम अगर कोई भी व्यापार या बिजनेस करेंगे तो हमको कोई शुल्क नहीं देना पड़े, यानी कोई भी टैक्स या कोई भी ऐसी चार्जेस नहीं देना पड़े, और हम फ्री होकर के बिजनेस कर पाएँ, व्यापार कर पाएँ। ठीक है। कंपनी ने उसको मना तो लिया, लेकिन कंपनी को ज़्यादातर जो
कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने से पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात है कि औरंगजेब की जो फरमान था केवल कंपनी ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कहने का मतलब औरंगजेब की जो फरमान था कि शुल्क मुक्त व्यापार करेंगे वो केवल कंपनी को इजाज़त था, लेकिन कंपनी के जो अफसर थे वो निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें और यह छूट नहीं थे। मतलब कंपनी के जो भी व्यापारी थे जो निजी तौर पे मतलब जो खुद का कंपनी चलाता उनके होता है ना, एक कंपनी चला रहे हैं उनके अंदर भी काम कर रहा है, खुद का भी एक अलग से एक कंपनी खोल रखा है छोटा मोटा कोई भी ऐसा, तो उनको ये इजाज़त नहीं था कि भैया कि आप शुल्क नहीं चुकाओगे। ये था कि आपको चुकाना पड़ेगा, सिर्फ कंपनी को नहीं चुकाना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने भी जो कंपनी के अफसर वगैरह थे उन्होंने भी इनकार कर दिया, बोला हम भी नहीं चुकाएंगे, जब कंपनी नहीं दे रही है आपको शुल्क तो मैं क्यों दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा। अच्छा नहीं दोगे। अब भाई इससे क्या हो रहा था, बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई, जो राजस्व थे वहाँ के यानी कि लगान थे टैक्स थे वो बहुत कम हो गई, क्योंकि अब कंपनी भी नहीं दे रही है एक तो, और ऊपर से उनके जो छोटे मोटे अफसर वगैरह जो छोटे छोटे कंपनियाँ चला रही थी वो भी नहीं दे रहे भैया। अब प्रॉब्लम तो यहाँ बढ़ेगा भैया, सिंपल सी बात है, राजस्व की भी कमी आ जाएगी। फिर दूसरी बात था कि इस बात पे भैया आखिर में जो वहाँ के नवाब थे उनको गुस्सा होना थोड़ा जायज़ था कि भैया हर तरफ से तुम ही फ़ायदे उठाओगे, हमको कुछ नहीं मिलेगा, तुमको हम किस लिए यहाँ दिए। देखो कंपनी की सबसे बड़ा एजेंडा समझो कि कैसे वो धीरे धीरे करके वो अपना पैर पसारे जा रहा है। अब जब ये धीरे टैक्स देने से मना कर दिया तो सिंपल सी बात थी भैया, युद्ध होना ज़रूरी था, युद्ध तो होता ही। अब ऐसा क्या हुआ कि व्यापार करते करते युद्ध तक पहुंच गए, लड़ाई होने पे कगार पे आ गया और लड़ाई हुई भी, जिसको हम लोग प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो पहले क्या हुआ था, उससे पहले शुरुआत जो प्लासी की युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी, हुआ यूँ व्यापार से युद्ध तक देखो कैसे पहुँचे। 18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों की टकराव काफ़ी बढ़ गया था। अब कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे आपस में दोनों के बीच बहुत ज़्यादा टकराव बढ़ गया। टकराव बढ़ने का कारण क्योंकि भैया ये राजस्व नहीं चुका रहे थे, एक तो कंपनी नहीं चुका रहे थे, उनके अफसर भी नहीं चुका रहे थे, इनके राजस्व में जो उनके रियासतें थे वहाँ पर राजस्व की कमी हो रही थी। अब इस कमी को भी दूर करना था। हुआ औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। औरंगजेब जैसे मरे, अब जो बंगाल के नवाब थे इनके तो भैया बल्ले बल्ले हो गए। अब इन्होंने क्या कर दिया, बोला अब भैया अब हम नवाब हैं यहाँ पे, अब हमसे बात करो। कंपनी को कहा अब हमसे बात करो, अब जो डिसाइड करूँगा मैं करूँगा भैया डिसाइड। उसी समय मुर्शिद कुली खान के बाद फिर कौन आ गए, अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। पहले कौन, मुर्शिद कुली खान, फिर अली वर्दी खान, अब फिर उसके बाद सिराजुद्दौला बने नवाब। तो पहले कौन बंगाल के नवाब, मुर्शिद कुली खान, ऐसे याद रखेंगे। कुली खान, कुली का ड्रेस हो गया, उसके कुली खान हो गया और कुली खान पे भैया ड्रेस भी होगा तो अली वर्दी खान। फिर उसके बाद कौन आए, सिराजुद्दौला आए। उन्होंने कंपनी की अब जैसे ही सिराजुद्दौला आए अब इन्होंने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। क्या किया इन्होंने, कहा भैया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, बोला तुमको अब छूट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात भैया, जो तुमने औरंगजेब के टाइम पे मस्ती कराया और नवाबों के टाइम पे मस्ती करा, अब मेरे टाइम पे तुमको कोई छूट नहीं मिलने वाला है, अब कुछ भी कर लो। बोला अच्छा। फिर व्यापार का अधिकार देने के बदले में कंपनी ने नजराने मांगे। बोला कि हम एक शर्त पे आपको अधिकार देंगे, मेरा शर्त क्या है, उसके बदले में मुझे नजराने दो। भैया कुछ तो दो, ऐसे अकेले से बिजनेस करोगे और हमको कुछ नहीं दोगे तो किस बात का, हम यहाँ क्यों देंगे तुमको बिजनेस करने के लिए, कुछ तो तुमको करना पड़ेगा। भैया नजराने के रूप में दो, मुझे कुछ पैसे दो या कुछ भी दो, ऐसा टैक्स दो। लेकिन बोला अच्छा। फिर उसे बोला उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। कंपनी को बोला सिक्का नहीं ढाल सकते, पहली बात सिक्का जो बना रहे हो ये नहीं बना सकते। और उसके किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। बोला ये जो किले पे किले बनाए जा रहे हो भैया, सबसे पहले इसको भी बंद करो। किला भी बंद करवा दिया कंपनी का। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते उन्होंने दलील दी, मतलब सिराजुद्दौला ने कंपनी पे धोखाधड़ी का आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया कि इसके वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। भैया ये जो कंपनी है इसका ये तो एक तो टैक्स नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार का ना हमें लगान भर रहे हैं, तो इससे हमको क्या हो रहा है, हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं, कैसे हम अपना राजपाट चलाएँगे। इन्होंने ये कंपनी पर दोष लगाया। फिर कंपनी ने टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, पहली बात तो। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी, उसके अफसर को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। ठीक है, कंपनी टैक्स चुकाने को एक तो तैयार नहीं थी और उसके अफसर ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों उनके अधिकारी को अपमानित करने का भी प्रयास किया इन्होंने। देखो फिर कंपनी का कहना था
कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारी बेतुकी मांगों से व्यापार तबाह हो रहा है। अब कंपनी अपनी दलील दे रही है कि भैया ये जो स्थानीय जो भी कंपनी का कहना था, स्थानीय अधिकारी जो भी है यहाँ के, इनके ऐसे ऐसे मांग है, इतने ज़्यादा हम लोग से मांग रख रखे, इतना ज़्यादा डिमांड रख रखे हैं कि इससे हमारी कंपनी तबाह हो रही है। हम इसकी मांग अगर पूरा करेंगे तो हम की कंपनी में कोई चीज़ बनेगा तो उसको हम कैसे बेचेंगे, मतलब जब सबसे ज़्यादा पैसे यही ले लेंगे मेरे से। तो व्यापार तभी फल फूल सकता था जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी का कहना था जब हमारा बिजनेस तब चलेगा खूब ज़्यादा जब ये हमसे शुल्क लेना बंद कर देंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा हमारा व्यापार चलेगा। अच्छा, कितने चालाक थे ये लोग, देखो कि मतलब हमसे टैक्स भी ना ले, हमको व्यापार भी करने दो भैया, यहाँ पे मतलब सारा मक्खन मैं ही खा लूँ यहाँ पे सारा। अंग्रेज़ों की सोच थी। और ये व्यापार तो एक बहाना था यार इनका, सबसे बड़ा था देश को लूटना, बर्बाद करना, जो इन्होंने किया। ठीक है, कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। बताओ, इसको इस बात का यकीन था कि भैया अगर कंपनी का और विस्तार करना हो तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, व्यापार फैलाने के लिए आबादी बढ़ानी होगी पहले तो। ठीक है, पहले तो एरिया बढ़ा लो भैया, आबादी बढ़ा लो, जनसंख्या बढ़ाओ, उसके बाद गाँव खरीदो, जितना ज़्यादा गांव खरीदोगे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा हमको, ये डिमांड था। तो अब जब इस तरह के ये कमीनापंथी करेगा तो आप सोचो क्यों नहीं युद्ध पे आ खड़ा होगा। आखिर में हुआ ही ऐसा ही कि ये मामला दिन ब दिन गंभीर होता चला गया, इतना गंभीर हो गया कि इसका परिणाम ऐसा हुआ कि लास्ट में प्लासी का युद्ध स्टार्ट हो गया। और प्लासी का युद्ध स्टार्ट हुआ। अब हम लोग ये डिस्कशन अगले पार्ट में करेंगे कि प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था और किस प्रकार आगे सिराजुद्दौला की हार हुई और सिराजुद्दौला आखिर मारे गए, क्या हुआ। ठीक है, अगले उसमें हम लोग पार्ट में बात करेंगे। लेकिन आप पहला वीडियो है और हमने इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश किया, नेक्स्ट टाइम से और थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको और ज़्यादा हम सही करें। और आप जो हैं अच्छे से सब्सक्राइब और लाइक करते रहो, थोड़ा शेयर भी करते रहो। धन्यवाद, थैंक यू।